और डीएनए में अब हम एक बेहद गंभीर विषय का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे और हमारे इस विश्लेषण में आज का एक्स्ट्रा विचार भी छिपा हुआ है। वैसे तो हमारे देश में किसी की मृत्यु के बाद शव को जलाकर उसके अवशेषों को किसी नदी में बहा दिया जाता है या फिर शव को कब्र में दफन कर दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक पतन के इस दौर में शवों को भी राजनीति का रॉ मटेरियल बना लिया जाता है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि राजनीति की दुनिया में किसी के शव को भी वोटों की फसल उगाने के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे लोग जीवित व्यक्ति की तकलीफों से ज्यादा मृतक की लाश को प्राथमिकता देते हैं। कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे पूर्व सैनिक रामकिशन की आत्महत्या को देश के डिजाइनर नेताओं ने लाइट, कैमरा और एक्शन वाली राजनीति में बदल दिया है। लेकिन इस मामले में अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिला नहीं है। आज दिन में मैं बहुत सारे लोगों को मिला और मुझे यकीन है उनकी तरह आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा। आज देश के मन में कुछ सवाल चुभ रहे हैं और सवाल ये है कि क्या आत्महत्या करने वाले किसी व्यक्ति को शहीद कहा जा सकता है? क्या पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या को राजनीति के खिलाड़ियों ने महिमा मंडित कर दिया है? और क्या आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर देश के सामने गलत मिसाल पेश की गई है? इन सवालों के जवाब ढूंढना आज पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण सवालों का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी डिजाइनर नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों पर नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए हम इन सवालों पर आधारित एक एक्स्ट्रा विचार आज आपके सामने रख रहे हैं। एक व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम तब उठाता है जब वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा परेशान होता है। हालांकि स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आत्महत्या को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानून के मुताबिक आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जो अगर अंजाम तक पहुंच जाता है तो कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति मर चुका होता है। लेकिन अगर आत्महत्या की कोशिश करने के बाद कोई बच जाए तो उसे सजा मिल सकती है। यहां आपको आत्महत्या से जुड़ी कुछ कानूनी और संवैधानिक बातें बतानी भी जरूरी हैं, जो शायद आपको ना पता हो। हमारे देश भारत में खुदकुशी की कोशिश इस समय अपराध की श्रेणी में आती है। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 309 के तहत खुदकुशी के प्रयास को परिभाषित करते हुए ऐसा करने पर 1 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर इन दोनों का प्रावधान है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 210वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आईपीसी की धारा 309 को हटा दिया जाए, जिसके बाद मौजूदा एनडीए सरकार ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध के दायरे से बाहर करने के लिए कानून में बदलाव लाने का फैसला किया। और इसके तहत इसी वर्ष संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने मेंटल हेल्थ बिल यानी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा बिल 2013 को राज्यसभा से पारित करवा लिया था और अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में मानसिक तनाव की वजह से खुदकुशी का प्रयास करने की प्रवृत्ति बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई है, क्योंकि ऐसा अब हमारे देश में बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। कानून के इस मसौदे में स्पष्ट तौर पर माना गया है कि खुदकुशी का प्रयास सामान्य मनोदशा में संभव नहीं है। यानी फिलहाल स्थिति यह है, कानूनी स्थिति यह है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है और भविष्य में अगर इसे अपराध ना भी माना जाए तो भी इसे एक अच्छा फैसला तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसकी विवेचना अलग अलग मामलों में आत्महत्या करने वालों की मनोदशा पर आधारित होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के नेता किसी की खुदकुशी पर खुद को राजनीतिक खुशी देने वाली राजनीति करने लगते हैं। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा करके वो जाने अनजाने में आत्महत्या के इस कदम का महिमा मंडन नहीं कर रहे? क्या वो आत्महत्या को एनकरेज नहीं कर रहे? इसका एक और पहलू यह भी है कि जब सीमा पर देश की रक्षा करते हुए कोई जवान शहीद होता है या कोई जवान बहादुरी से अपने सीने पर गोली खाता है, तो उसके लिए भी उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया जाता? आज इस देश में बहुत सारे शहीदों के परिवार के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि उनके जो लोग थे, उनके परिवार में जो लोग शहीद हुए हैं, उनका ऐसा महिमा मंडन क्यों नहीं होता? उनके लिए इतने मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं होता? क्या इस फैसले से देश में यह संदेश नहीं जाएगा कि जो सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं
उनके नाम पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा और जो सरहद पर दुश्मन की गोली से शहीद हो रहे हैं उन्हें कम पैसा दिया जाएगा। ऐसी राजनीति से समाज में यह संदेश जा रहा है कि आत्महत्या करने से मुआवजे में ज्यादा पैसा मिलता है, यानी आत्महत्या करना सही है, जायज है। ये एक बहुत ही दूषित राजनीति है जिसके दुष्प्रभावों के बारे में ज्यादातर नेताओं ने शायद सोचा भी नहीं होगा। ऐसे नेताओं को सेना के नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के मुताबिक किसी सैनिक द्वारा आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या करना एक अपराध है। अगर सेना में कोई आत्महत्या की कोशिश करता है और वो बच जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इसके तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाले जवान को 7 साल तक जेल की सजा दी जा सकती है। यानी सेना किसी भी सैनिक द्वारा आत्महत्या की कोशिश को बहुत गंभीर अपराध मानती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद हो रही राजनीति ने देश के सामने एक बहुत ही खराब उदाहरण रखा है। सब अपने एजेंडे के तहत एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत दुखद है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बॉर्डर पर सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर सभी डिजाइनर नेता अक्सर चुप रहते हैं या फिर सोशल मीडिया पर एक संदेश लिखकर चुप हो जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से देश के सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये डिजाइनर नेता ऐसे किसी शहीद के परिवार से मिलने नहीं जाते, यहां तक कि किसी शहीद का नाम लेकर अपनी संवेदना भी जाहिर नहीं करते। ये नेता शहीद हनुमंथप्पा के परिवार से मिलने नहीं गए। आपको याद होगा, हनुमंथप्पा और उनके कुछ साथी सियाचिन में जब हिमस्खलन हुआ था तब शहीद हुए थे। उरी के शहीदों के परिवारों से भी ज्यादातर नेता मिलने नहीं गए थे। और आपको याद होगा, हाल ही में हमारा एक और जवान मनदीप सिंह शहीद हुआ था, जिसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था आतंकवादियों ने। उस शहीद के घर भी ये नेता नहीं गए थे। तब इनका दिल नहीं पसीजा, तब इन्हें दर्द नहीं हुआ। ऐसे नेता अपनी संवेदना वहीं जाहिर करते हैं जहां वोटों की राजनीति करने की सुविधा मिलती है। और यही बात आज हम आप तक पहुंचाना चाहते थे और हम चाहते हैं कि आप इस बारे में जरूर सोचें। और अब हम साइकिलिंग के शुभ लाभ के बारे में बताने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हम डीएनए में अक्सर ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं जिनसे आपकी सेहत और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। हमें लगता है कि अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी देश की सेहत भी अच्छी रहेगी। इसलिए आज हमने साइकिलिंग से जुड़ी एक नई स्टडी के आधार पर एक डीएनए टेस्ट किया है। साइकिलिंग से जुड़े फायदों के बारे में आपने कई बार सुना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह या शाम के वक्त कुछ मिनट साइकिल चलाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अब एक नए रिसर्च से पता चला है कि रोज 20 मिनट साइकिल चलाने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली शहर माना जाता है और वहां साइकिलिंग के फायदे जानने के लिए एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च के दौरान साइकिलिंग करने वाले लोगों की 14 वर्षों तक मॉनिटरिंग की गई। रिसर्च खत्म होने के बाद पता चला कि रोजाना साइकिल चलाने वाले लोगों में हार्ट अटैक से मौत का खतरा बहुत कम हो गया था। और आपको बता दें कि दुनिया में होने वाली 30% मौतों के लिए दिल से जुड़ी बीमारियां जिम्मेदार होती हैं। WHO का सुझाव है कि 18 वर्ष से 64 वर्ष तक के हर व्यक्ति को दिन भर में 150 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में शामिल रहना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन साइकिल का फायदा यह है कि सिर्फ 20 मिनट की साइकिलिंग से ही आपको 150 मिनट तक किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम का फायदा मिल जाता है। साइकिलिंग से न सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है, बल्कि इससे कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलती है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। साइकिलिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। साइकिलिंग के इतने सारे फायदे जानने के बाद अब आपके मन में यह जरूर आ रहा होगा कि आप भी कल से साइकिलिंग करेंगे। लेकिन इसी विचार के साथ आपके मन में एक डर भी पैदा हुआ होगा और वो डर है प्रदूषण का और सड़क दुर्घटनाओं का। ये डर और परेशानी बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि भारत में सुबह और शाम के वक्त साइकिलिंग करने का मतलब है भारी प्रदूषण का सामना करना और तेज रफ्तार ट्रैफिक से बचकर निकलना। बड़े बड़े शहरों में तो पर्यावरण में सुबह और शाम इतना धुआं होता है कि अगर आप साइकिल लेकर निकलेंगे तो शायद उस धुएं को आप अंदर इनहेल करेंगे। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों से ये अपील की है कि अपने ट्रांसपोर्ट बजट का 20%
साइकिल ट्रैक्स और पैदल चलने के रास्तों के लिए सुरक्षित रखें। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया में जितना कार्बन एमिशन होता है उसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 25% है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने जोर देते हुए कहा है कि सभी देश नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दें और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है साइकिलिंग। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एशिया में सिर्फ 17% देश ही ऐसे हैं जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं। भारत में तो स्थिति और भी खराब है क्योंकि भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई मजबूत योजना नहीं है। भारत में आज भी लोग कार को ही शान की सवारी मानते हैं और साइकिल से ऑफिस जाना या सामान लाना लोगों को अपनी शान के खिलाफ लगता है। भारत में साइकिलिंग के फायदों को लेकर कोई गंभीर रिसर्च भी नहीं किया गया है। हमारी टीम ने भारत में साइकिल चलाने की आदत और साइकिलिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज दिन भर गहन रिसर्च किया। इस दौरान हमारे हाथ निराशा ही लगी क्योंकि भारत में साइकिलिंग को एक अच्छी आदत नहीं बल्कि मजबूरी के तौर पर ही देखा जाता है। साइकिल को एक गरीब आदमी की सवारी के तौर पर देखा जाता है। WHO की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 6,600 साइकिलिस्ट सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। ये रिपोर्ट पुरानी है और हमें लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या बढ़ी है, ये आंकड़ा अब और भी बढ़ गया होगा। भारत में अगर वाहनों की भी कोई जाति और वर्ण व्यवस्था होती तो साइकिल को बहुत निचला स्थान प्राप्त होता। भारत में पैदल चलना और साइकिल चलाना दोनों निम्न दर्जे की बात माना जाता है। आप कह सकते हैं कि वाहनों की वर्ण व्यवस्था में साइकिल चलाना पैदल चलने से बस थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन हमें लगता है कि रोजाना 20 मिनट साइकिल चलाकर आप अपनी सेहत को नई रफ्तार दे सकते हैं और ज्यादा सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज हमने साइकिलिंग के फायदों और भारत में साइकिलिंग के दौरान आने वाली परेशानियों पर एक DNA टेस्ट किया है। अगर आपके घर में कोई साइकिल है और आप उसे नहीं चलाते तो आपको उसे झाड़ पोंछकर अब बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें यकीन है कि ये विश्लेषण देखने के बाद आप भी साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना चाहेंगे। दिल की सेहत पंचर हो रही है तो चल यार पेडल मार। कोई आपसे अगर पूछे कि इंसान का दिल कैसा होता है तो आपके दिल में शायद ये तस्वीर आए कि इंसान का दिल ऐसा होता है, लेकिन असल में इंसान का दिल ऐसा होता है क्योंकि दिल पेचीदा है। लेकिन इस पेचीदा दिल को बेहतर रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक साइकिल आपके दिल का ख्याल बेहतरी से रख सकती है। आखिर कैसे, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपकी सेहत अगर ट्रैक से उतर रही है तो साइकिल की सवारी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। साइकिल बिना शोर मचाए, बिना प्रदूषण फैलाए और बिना खर्चा कराए आपकी सेहत की उतरी हुई चेन को फिर उसकी जगह पहुंचा देगी। आपकी साइकिल आपका आज और आपका कल दोनों बेहतर बना सकती है। कुछ नए रिसर्च के मुताबिक दिन भर में सिर्फ 20 मिनट साइकिल चला लेने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। इतना ही नहीं, डेनमार्क में एक और स्टडी के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 90 मिनट साइकिलिंग करने से भी दिल की बीमारियों का खतरा 24% कम हो जाता है। ये स्टडी 45,000 लोगों पर 20 वर्षों तक की गई और नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि ये साइकिल सिर्फ वाहन नहीं बल्कि संजीवनी है। 50-55 की उम्र पर साइकिलिंग करते हैं तो आपके आने वाले 20 साल के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस आपके ऑलमोस्ट 1/3 रह जाते हैं, 30% घट जाते हैं अगर आप रेगुलरली साइकिलिंग करें। साइकिलिंग जो है वो माइल्ड से ऊपर मॉडरेट कैटेगरी में आती है। मॉडरेट टू ब्रिस्क कैटेगरी में एक्सरसाइज होती है और हमारे एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है
उसको हमको 1/3 और 2/3 में डिवाइड करना है। 2/3 माइल्ड एक्टिविटी दैट इज अ ब्रिस्क वॉक एंड 1/3 लिटिल स्टेनस एक्टिविटी जिसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि साइकिलिंग सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाती है और इसके दूसरे फायदे नहीं हैं, तो आप गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया में की गई एक रिसर्च के मुताबिक कार की बजाय साइकिल से ऑफिस आने जाने वाले लोग हर साल करीब 1,33,000 रुपए बचा लेते हैं। इतना ही नहीं, कार चलाते हुए ट्रैफिक की वजह से लोगों को अक्सर झुंझलाहट का सामना करना पड़ता है और ये झुंझलाहट रोड रेज में बदल जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के मुताबिक साइकिल चलाने वाले 89% लोगों ने माना है कि वो ज्यादा आशावादी हैं और खुश हैं, जबकि कार चलाने वाले सिर्फ 35% लोग ही खुश नजर आए। भारत में जैसे जैसे लोगों की आर्थिक हालत बेहतर होती जा रही है, लोग कार जैसे वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर ना तो वाहनों के लिए जगह बची है और ना प्रदूषण से बचने का कोई तरीका। असुरक्षित तरीके से चलने वाले वाहन, खराब सड़कें और साइकिलिस्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों और जानकारी का अभाव भारत में साइकिलिंग को धीमी मौत दे रहा है। थोड़ा सेफ्टी है सर, सेफ्टी हमारे यहाँ थोड़ा दिल्ली में इशू है। थोड़ा क्या बहुत है कम्यूटर्स के लिए, तो क्योंकि उनका रात का टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है। सुबह चलो वो पहुँच जाएंगे, मगर रात को जब आ रहे हैं तो पीछे से या साइड से कोई मार जाए, कुछ नहीं पता। कम्यूटर्स थोड़ा डरते हैं इस बात से। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में 10% पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले होते हैं। रोड पे जगह नहीं मिलती और खुद की सुरक्षा का भी खतरा लगता है। बिल्कुल, वो तो है खतरा। आजकल रोड पे तो कोई गाड़ी वाले सेफ नहीं है, तो हम तो क्या साइकिल वाले तो कहाँ सेफ होंगे। बाइक की आदत हो गई है, इसलिए चलाए नहीं जाते साइकिलों से। मैंने 12th में चलाई थी। कितने साल हो गए होंगे? अब मैं 32 का हूँ, 12th में 18 का हूँगा, तो 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ। अब आप साइकिल क्यों नहीं चलाते हैं? चलाने का मन तो करता है, ट्रैक भी तो मिले। इतनी ट्रैफिक पे साइकिल चलाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ते कभी साइकिल चलानी चाहिए? नहीं, सोचता तो हूँ साइकिल चलाने के लिए, लेकिन प्रॉपर वे तो हो साइकिल चलाने का, ट्रैक्स तो हो। भारत के लोगों की सेहत पंचर हो रही है, लेकिन लोग साइकिल नहीं चलाना चाहते, जबकि यूपी जैसे राज्यों के कई शहरों में अलग अलग साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, लेकिन इन ट्रैक्स का इस्तेमाल कार पार्किंग, पान बीड़ी के खोके, रेहड़ी पटरियां लगाने के लिए हो रहा है। अरे ऑटो वाले भाई साहब, ये साइकिल ट्रैक पे आपने ऑटो क्यों खड़ा कर रखा है? तो ऐसे हालात में हमें साइकिल उठानी पड़ेगी और फिर हमें अपने आगे का सफर तय करना होगा। अदना सी साइकिल है, सफर करने निकले हैं और सामने विशाल का एक ट्रक खड़ा है। इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? ये साइकिल ट्रैक के लिए है, ये तो साइकिल ट्रैक के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? दुकान लगी हुई है, यहाँ सब दुकान लगी हुई है। यानी भारत में साइकिलें भले ही ट्यूबलेस टायर वाली हो गई हों, लेकिन साइकिलिंग का भविष्य और वर्तमान होपलेस है। मैंने ऑफिस आने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया है और मैं अपने इस अनुभव से बता सकता हूं कि अगर आप ऑफिस आने या जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको ये महसूस हो कि आपका बचपन वापस लौट आया है, आप सेहतमंद भी रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले। साइकिलिंग के लिहाज से डेनमार्क को दुनिया का सबसे साइकिल फ्रेंडली देश माना जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 20% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। कोपेनहेगन में लोग साइकिल चलाकर न सिर्फ ईंधन पर काफी पैसे बचाते हैं, बल्कि डेनमार्क की सरकार साइकिल चलाने वालों के लिए बाइसिकल हाईवे और सुपर हाईवे बना रही है। साइकिलिस्ट के लिए हाईवे बनाने पर साधारण हाईवे के मुकाबले 100 गुना कम पैसा खर्च होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में साइकिलिंग को पॉल्यूशन और खराब यातायात व्यवस्था वाला स्लो पॉइजन देकर मारा जा रहा है। लेकिन साइकिल आपकी सेहत के लिए संजीवनी का काम करती है। इसलिए अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपके शहर में साइकिल चलाना सुरक्षित है और आसान है तो देर ना करें। साइकिल की सवारी आपको हर बीमारी से दूर, बहुत दूर ले जा सकती है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। साइकिल के ये फायदे सिर्फ आपके दिल की सेहत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साइकिल पर्यावरण की सेहत सुधारने में भी मदद करती है। भारत में साइकिलिंग के फायदों को लेकर कभी कोई गंभीर रिसर्च या स्टडी नहीं की गई। इसलिए हम ब्रिटेन में की गई एक स्टडी के द्वारा आपको आज बताएंगे कि साइकिल कैसे देश हित और आपके हितों का ख्याल रखती है। ब्रिटेन में एक स्टडी की गई और इस स्टडी के मुताबिक अगर ब्रिटेन में डेनमार्क की तर्ज पर साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए तो ब्रिटेन अगले 20 वर्षों में 17 बिलियन पाउंड यानी करीब 1,41,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। इसी तरह साइकिल वाहनों के मुकाबले सिर्फ 1/3 जगह घेरती है और साइकिलिंग को बढ़ावा देकर ट्रैफिक जैम्स की समस्या भी सुलझाई जा सकती है। साइकिलिंग को बढ़ावा देकर सड़क दुर्घटनाओं में 30% की कमी लाई जा सकती है। साइकिल की पार्किंग कार की पार्किंग के मुकाबले 8 गुना कम जगह घेरती है। इससे जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्किंग की बजाय दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिटेन में हुई स्टडी में दावा किया गया कि अगर सिर्फ 10% लोग भी कार छोड़कर साइकिल चलाने लगें तो वायु प्रदूषण में भारी कमी आ जाएगी। इसके अलावा साइकिलिंग से रिटेल व्यापारियों को भी काफी फायदा होगा, यानी जो दुकानदार हैं उन्हें भी बेहद फायदा होगा, क्योंकि साइकिल चलाने वाले लोग रास्ते की दुकानों पर आसानी से रुककर खरीदारी कर सकते हैं, जबकि कार चालक को ऐसा करने के लिए पहले पार्किंग ढूंढनी पड़ती है और कई बार पार्किंग नहीं मिलने से कार चालक आगे बढ़ जाता है और दुकानदार अपने ग्राहक को खो देता है। आपको यह जानकर भी अफसोस होगा कि साइकिल फ्रेंडली माने जाने वाले देशों के टॉप 20 शहरों में भारत तो क्या एशिया का एक भी शहर नहीं है। साइकिल फ्रेंडली शहरों की लिस्ट तैयार करने वाले कोपेनहेगन इंडेक्स के मुताबिक पहले नंबर पर कोपेनहेगन है, जबकि दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है। 1954 में भारत के 57% लोग यातायात के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, जबकि 2014 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 6 से 8% के बीच रह गई है। आप कह सकते हैं कि भारत को अगर एक सेहतमंद देश बनना है तो भारत के लोगों को कार से उतरकर साइकिल चलानी शुरू करनी होगी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में भी भारत की हालत बहुत खराब है। वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में 188 देश शामिल हैं और इन देशों में भारत 143वें नंबर पर है, 143। आपको जानकर अफसोस होगा कि इस मामले में भारत की रैंकिंग युद्ध से परेशान इराक और सीरिया से भी खराब है। इसका मतलब यह है कि भारत के लोग स्वस्थ नहीं हैं। ऐसे में साइकिलिंग, व्यायाम, सुबह की सैर और अच्छे खानपान की आदत ही भारत का भविष्य बचा सकती है, क्योंकि एक बीमार देश कभी भी दुनिया की सुपर पावर नहीं बन सकता और अगर किसी देश की जनसंख्या बीमार है तो बीमार जनसंख्या किसी भी देश पर एक बोझ की तरह लगती है। और आपको याद होगा कुछ दशक पहले हमारे देश में फिल्मों में भी अक्सर साइकिलें दिखाई दे जाती थीं और एक ज़माना तो ऐसा था जब हमारा नायक जब शहर से गांव जाता था तो वो भी अक्सर साइकिल की सवारी करता था। ये नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं और ये साइकिल पर अपने ऑफिस जा रहे हैं, ये अपने दफ्तर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं। ये एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन पुरानी ही सही, जो संदेश हम देना चाहते हैं वो इस तस्वीर से पूरा हो रहा है। तो अगर किसी देश का प्रधानमंत्री भी साइकिल से अपने दफ्तर जा सकता है तो आप भी ऐसा जरूर कर सकते हैं। जबकि हम तो अपने नेताओं को भी ये कहेंगे कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने के लिए हमारे देश के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को और ऐसे मंत्री जिनके घर दफ्तर से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं, उन्हें भी साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए और वो अपने दफ्तर साइकिल पर जाएं। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो चाहें तो वो भी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर देश की बाकी जनता भी प्रेरणा लेगी और इस देश में साइकिल का चलन वापस आ जाएगा।